दोस्तों, भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप अब दुनिया के लोगों के बीच भ्रांतियों का अंत हो गया और भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि हुई। लोग अपने राज्य और देश के अलावा अन्य देशों के बारे में भी जानने लगे, जिससे विभिन्न देशों के बीच व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। साथ ही औपनिवेशिक साम्राज्यों का भी विकास हुआ। सारे देश अपने अपने उपनिवेश बनाने लगे। इस दौर में इंग्लैंड सबसे आगे था। इसी तरह पूंजीवाद, वाणिज्यवाद, साम्राज्यवाद का विकास हुआ। 13 अमेरिकी उपनिवेश भी इंग्लैंड के ही गुलाम थे, लेकिन अमेरिकी उपनिवेशवासियों के कठिन संघर्ष से देश में स्वतंत्रता संग्राम मची और फिर इंग्लैंड से मुक्ति मिल गई। इसमें फ्रांस ने भी अमेरिका को भरपूर मदद किया था ब्रिटेन के विरुद्ध। अमेरिका तो आज़ाद हो गया, लेकिन इधर फ्रांस की हालत बहुत ख़राब हो गई थी और देश के अंदर ही क्रांति मच गई, जिससे फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। आज हम इसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मेरा ये पहला क्वेश्चन है, आदमी स्वतंत्र पैदा होता है, जैसे मानवाधिकार कहाँ लागू किए गए? तो ये ऐसे मानवाधिकार फ्रांस में लागू किए गए थे। और ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है, अफ्रीका के किस टापू पर फ्रांस का अधिकार था? तो दोस्तों, मेडागास्कर जो टापू था, उस पर 18वीं सदी तक फ्रांस का अधिकार था। मेरा ये तीसरा क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण क्या थे? तो दोस्तों, फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण बहुत से थे। पहला तो कारण था कि निरंकुश एवं अयोग्य शासन था, जो कि लुई 16वां जब गद्दी पर बैठा था, तो वो एकदम अयोग्य था और निरंकुश, फिजूल खर्ची एवं अयोग्य था। और दूसरा ये कारण है कि संसद की बैठक 175 वर्षों तक नहीं कराई गई थी। तीसरा कारण है अत्यधिक केंद्रीय कारणों की नीति। चौथा कारण है स्वायत्त शासन का अभाव और मेरी अंतोइनेट का प्रभाव। दोस्तों, ये 5 कारण राजनीतिक कारण थे। और हम देखेंगे अगले क्वेश्चन। मेरा ये है अगला, फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारण क्या थे? तो दोस्तों, फ्रांस की क्रांति के भी सामाजिक कारण बहुत से थे। मध्य वर्ग में राजनीतिक अधिकारों के प्रति सजगता, ये पहला सामाजिक कारण था। दूसरा, सामाजिक असमानता में असंतोष, ये दूसरा सामाजिक कारण था। और तीसरा सामाजिक कारण, कृषकों की दयनीय स्थिति, वहाँ के जो किसान मजदूर थे, उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। और ये पांचवा है, अब मेरा पांचवा क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के आर्थिक कारण क्या थे? तो फ्रांस की क्रांति के आर्थिक कारण थे, जिसमें पहला था असमान कर प्रणाली। सभी से समान कर नहीं वसूला जाता था, किसी से बहुत मोटी रकम वसूल किया जाता था, तो किसी से बहुत कम कर के रूप में रकम लिया जाता था। और दूसरा कारण था भूमि कर, धार्मिक कर एवं अन्य सामंती कर का बोझ, ये दूसरा आर्थिक कारण था। फ्रांस की क्रांति के तीसरी आर्थिक कारण था बेरोजगारी की समस्या। वहाँ बेरोजगारी की समस्या बहुत अधिक थी। चौथा कारण था गिल्ड की पाबंदी, प्रांतीय आयात कर एवं सामंती आयात कर से व्यापारियों में असंतोष रहता था। दोस्तों, छठवां है, फ्रांस की क्रांति के व्यक्तिगत एवं धार्मिक कारण क्या थे? तो जिसमें पहला है भाषण, लेखन और विचार की स्वतंत्रता का अभाव था। धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव था। और बिना अभियोग के व्यक्तियों की गिरफ्तारी करना, यानी बिना वारंट के व्यक्तियों की गिरफ्तारी किया जाता था। गिरफ्तारी का कारण कोई नहीं बताया जाता था। और कानूनों में एकरूपता का अभाव। दोस्तों, ये थे फ्रांस की क्रांति के धार्मिक कारण। और यह है मेरा सातवां क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति के सैन्य कारण क्या थे? तो फ्रांस की क्रांति के सैन्य कारण थे नियुक्ति में असमानता। सैनिकों की बहाल जब होती थी, तो उसमें असमान रूप से नियुक्ति की जाती थी। और ये वेतन भी कम दिया जाता था और खराब भोजन दिया जाता था सैनिकों को, जिससे सैनिकों में असंतोष रहता था। और फ्रांस की क्रांति के महत्वपूर्ण एवं विदेशी घटनाओं का प्रभाव भी था, जिसमें पहला था इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति और दूसरा था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। दोस्तों, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस ने खुल करके इंग्लैंड के विरुद्ध मदद किया था अमेरिका को। दोस्तों, आगे ये मेरा 9वां क्वेश्चन है, फ्रांस को क्रांति से पहले कैसी शासन व्यवस्था थी? तो यानी कि फ्रांस में क्रांति से पहले कैसी शासन व्यवस्था थी? तो वहाँ राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। और ये मेरा 10वां क्वेश्चन है, लुई 14वां किस राजवंश का शासक था? जिसका आंसर होगा बुर्बो राजवंश। और इसके समय साम्राज्य की प्रतिष्ठा उच्च शिखर पर थी। इस लुई 14वां के समय फ्रांस की साम्राज्य की जो प्रतिष्ठा थी, वह उच्च शिखर पर थी। फिर लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा?
दोस्तों यही अयोग्य था और ये निरंकुश और फिजूल खर्ची शासक था, जो कि 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा था। और ये मेरा 12वां क्वेश्चन है, लुई 16वां की पत्नी कौन थी? तो ये इसका नाम मेरी एंटोनेट था, जो कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। दोस्तों ये मेरा 13वां क्वेश्चन है, लुई 16वां के वर्साय स्थित महल में कितने अधिकारी को मुफ्त वेतन दिया जाता था? तो जिसका आंसर होगा 15,000 अधिकारियों को वेतन के रूप में अपार धनराशि दिया जाता था। राजस्व का 9% इन्हीं पर खर्च होता था। इस तरह से मेरा 14वां क्वेश्चन है, 13 अमेरिकी उपनिवेश को ब्रिटेन से अलग कराने में फ्रांस पर कितना कर्ज बढ़ा था? दोस्तों फ्रांस पर कर्ज बढ़ा था 10 अरब लिब्रे, जो कि लिब्रे फ्रांस की तत्कालीन मुद्रा है। अब मेरा ये 15वां क्वेश्चन है, फ्रांस में कैसी संसदीय संस्था थी? फ्रांस की संसद का नाम स्टेटस जनरल, यानी कि फ्रांस की संसद को स्टेटस जनरल कहा जाता था। स्टेटस जनरल संसदीय व्यवस्था थी। और ये मेरा 16वां क्वेश्चन है, फ्रांस में कितने दिनों तक बैठक नहीं बुलाई गई थी? दोस्तों फ्रांस में 175 वर्षों तक संसदीय बैठक नहीं बुलाई गई थी, जो कि 1614 ईस्वी के बाद से 175 वर्षों तक संसदीय बैठक नहीं बुलाई गई थी। दोस्तों ये अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए कैसी न्यायालयीय व्यवस्था थी? जिसका आंसर हो जाएगा पार्लमा नामक संस्था थी, जिसकी कुल संख्या 17 थी। इसमें न्यायाधीशों का पद कुलीन वर्गों के लिए सुरक्षित था, जो कि कुलीन वर्ग राजा की निरंकुशता में ज़्यादा मदद करते थे। और ये मेरा अगला 18वां क्वेश्चन है, 18वीं सदी तक फ्रांसीसी समाज कितने श्रेणियों में बटा हुआ था? 18वीं सदी तक फ्रांसीसी समाज 3 श्रेणियों में बटा हुआ था, जिसके प्रथम श्रेणी में पादरी वर्ग यानी कि पुजारी लोग रहते थे, जिनकी कुल संख्या 1,30,000 थी। और द्वितीय श्रेणी में अभिजात वर्ग रहते थे, जिसकी कुल संख्या 40 लाख थी। और तृतीय श्रेणी में बड़े व्यापारी, शिक्षित वर्ग, छोटे किसान, नौकर एवं मजदूर को रखा गया था, जो कि देश की कुल 90% जनता इस तृतीय श्रेणी में ही थी। और ये मेरा 19वां क्वेश्चन है, मैं ही राज्य हूँ, यह फ्रांस के किस राजा का कथन है? दोस्तों मैं ही राज्य हूँ, यह लुई 16वां का ही कथन है। और ये मेरा 20वां क्वेश्चन है, प्रथम एवं द्वितीय वर्ग के पास कुल मिलाकर कितनी भूमि थी? दोस्तों प्रथम एवं द्वितीय वर्ग के पास कुल मिलाकर फ्रांस के कुल भूमि का 40% भूमि इन्हीं के पास था। और ये मेरा 21वां क्वेश्चन है, किस वर्ग के लोगों को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था? दोस्तों ये तृतीय वर्ग के लोग थे, जिन्हें मध्यम वर्ग भी कहा जाता था, और इन्हें कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। फ्रांस में पुजारी पूजा करते थे, कुलीन लड़ते थे, और जनसाधारण उनका खर्च उठाते थे। इस तरह मेरा 22वां क्वेश्चन है, फ्रांस में कर वसूलने वाले पूंजीपतियों को क्या कहा जाता था? दोस्तों कर वसूलने वाले पूंजीपतियों को टैक्स फार्मर के नाम से जाना जाता था। और भूमि कर को टैले कहा जाता था, और धार्मिक कर को टीथे टीथे कहा जाता था। और ये मेरा 23वां क्वेश्चन है, फ्रांस का राजधर्म क्या है था? दोस्तों फ्रांस का राजधर्म कैथोलिक था, जो प्रोटेस्टेंट धर्म के मानने वालों को कठोर सजा दिया जाता था। और ये मेरा 24वां क्वेश्चन है, लेटर्स द कैचेट क्या है? लेटर्स द कैचेट एक ऐसा एक्ट जिसके तहत बिना अभियोग के, बिना वारंट के गिरफ्तारी होता था। ये राजा या उसका कोई भी आदमी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता था बिना वारंट के। अब ये है क्वेश्चन नंबर 25, विधि की आत्मा किसकी पुस्तक है? दोस्तों विधि की आत्मा के लेखक मॉन्टेस्क्यू है। मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक ही विधि की आत्मा है। और ये है मेरा 26वां क्वेश्चन, फ्रांस में वॉल्टेयर की क्या भूमिका थी? दोस्तों चर्च समाज और राजतंत्र के दोषों का पर्दाफाश करना वॉल्टेयर ही करता था। वॉल्टेयर एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जो चर्च समाज और राजतंत्र के दोषों का पर्दाफाश करता था। और ये है मेरा 27वां क्वेश्चन, सामाजिक संविदा किसकी पुस्तक है? दोस्तों सामाजिक संविदा के लेखक है रूसो। रूसो मॉन्टेस्क्यू और वॉल्टेयर से कहीं अलग था, क्योंकि मॉन्टेस्क्यू और वॉल्टेयर सुधार चाहते थे, लेकिन रूसो पूर्ण परिवर्तन चाहता था। रूसो के अनुसार राज्य व्यक्ति द्वारा निर्मित संस्था है, और समान इच्छा ही संप्रभुता है। और ये है मेरा 28वां, बृहत ज्ञान कोश कहाँ की पत्रिका है? दोस्तों बृहत ज्ञान कोश फ्रांस की ही पत्रिका है, इसके लेखक दिदरो थे। और मेरा 29वां क्वेश्चन है, फ्रांस में मुक्त व्यापार के समर्थक कौन थे?
दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्री क्वेजनो और तुर्गो। और ये मेरा 30वां क्वेश्चन है, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? दोस्तों 1688 ईस्वी में इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। और ये मेरा 31वां क्वेश्चन है, फ्रांस में 175 वर्षों बाद संसद की बैठक कब बुलाई गई? दोस्तों 175 वर्षों बाद 5 मई 1789 ईस्वी को संसद की बैठक बुलाई गई थी। दोस्तों ये मेरा 32वां क्वेश्चन है, 20 जून को होने वाले तीसरे वर्ग के अधिवेशन में किसका पहरा था? तो शाही अंगरक्षकों का पहरा था, इसलिए सभी प्रतिनिधि टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए। इस सभा को ही नेशनल असेंबली कहा गया। और ये मेरा तीसरा क्वेश्चन है, मिराब्यो मिराब्यो किस परिवार का था? तो दोस्तों मिराब्यो जो है वो सामंती परिवार का था। इस तरह मेरा अब 34वां क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा बैस्टिल कारागृह को कब घेर लिया गया? दोस्तों बैस्टिल कारागृह जो है वो 14 जुलाई 1789 ईस्वी को घेर लिया गया। 4 घंटे बाद फाटक तोड़कर बंदियों को स्वतंत्र कराया एवं बैस्टिल कारागृह की समाप्ति को ही निरंकुश शासन की समाप्ति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। और इसलिए फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस भी इसी याद में हर साल 14 जुलाई को ही मनाया जाता है। और ये मेरा 35वां क्वेश्चन यही है कि फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 14 जुलाई, जो कि बैस्टिल कारागृह की समाप्ति की याद में। मेरा 36वां क्वेश्चन है, फ्रांस में मानव और नागरिकों के अधिकार की घोषणा कब किया गया? दोस्तों मानव एवं नागरिकों के अधिकार की घोषणा 27 अगस्त 1789 ईस्वी को किया गया था। और मेरा 37वां क्वेश्चन है, फ्रांस में प्रथम संविधान का निर्माण कब हुआ? दोस्तों फ्रांस में प्रथम संविधान का निर्माण 1791 ईस्वी में हुआ था, जो कि कुछ दिन चला, फिर नए संविधान का निर्माण हुआ। और ये मेरा 38वां क्वेश्चन है, नेशनल असेंबली ने ऑस्ट्रिया प्रसा और सिवाय के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की गई? तो यह है इसका आंसर अप्रैल 1792 ईस्वी में ऑस्ट्रिया प्रसा और सिवाय के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की गई थी। दोस्तों 39वां क्वेश्चन है, जैकोबिन क्लब के नेता कौन था? तो दोस्तों जैकोबिन क्लब का नेता मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर था, जो कि वामपंथी विचारधारा का समर्थक था। जैकोबिन क्लब का नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ जैकब के नाम पर रखा गया था। दोस्तों अब ये मेरा 40वां क्वेश्चन है, नेशनल असेंबली का नाम कन्वेंशन कब रखा गया? दोस्तों 21 सितंबर 1992 को नेशनल असेंबली का नाम बदल करके कन्वेंशन रख दिया गया। और ये मेरा 41वां क्वेश्चन है, लुई 16वां को फांसी कब दिया गया था? फ्रांस के निरंकुश शासक, अयोग्य शासक एवं फिजूल खर्ची शासक को फांसी 21 जनवरी 1793 को देशद्रोह के अपराध में दिया गया था। कुछ समय बाद मेरी एंटोनेट को भी फांसी दे दिया गया। और ये मेरा 42वां क्वेश्चन है, रॉब्सपियर द्वारा स्थापित आतंक का राज्य कब चरम पर था? दोस्तों अक्टूबर 1793 में रॉब्सपियर द्वारा स्थापित आतंक चरम पर था। और ये मेरा 43वां क्वेश्चन है, फ्रांस की एकमात्र राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंच। फ्रेंच फ्रांस की राष्ट्रीय भाषा है। और ये मेरा 44वां क्वेश्चन है, फ्रांस का नया कैलेंडर कब लागू किया गया? दोस्तों 22 सितंबर 1792 ईस्वी को फ्रांस का नया कैलेंडर लागू किया गया। दोस्तों अब मेरा 45वां क्वेश्चन है, रॉब्सपियर को न्यायालय द्वारा मृत्युदंड कब दिया गया? दोस्तों रॉब्सपियर भी जो था वो वामपंथी विचारधारा का समर्थक था, इसलिए इसे न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दे दिया गया जुलाई 1792 में। और ये मेरा 46वां क्वेश्चन है, फ्रांस का नया संविधान कब बनाया गया? दोस्तों जो संविधान 1791 ईस्वी में बनाया गया था, वो फिर 1795 ईस्वी में अब नया संविधान बनाया गया। इस तरह से मेरा 47वां क्वेश्चन है, फ्रांस में दास मुक्ति कानून कब पारित किया गया? दोस्तों दास मुक्ति कानून जो है 1794 ईस्वी में पारित किया गया था। ये जो मेरा 48वां क्वेश्चन है, द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन नामक संस्था की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? दोस्तों इन संस्था की स्थापना ओलंप दे गुंज के नेतृत्व में फ्रांसीसी महिलाओं के अधिकार में के हित में हुआ था। और ये मेरा 49वां क्वेश्चन है,
फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? दोस्तों 1946 ईस्वी में फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ था। इस तरह से अब 50वां क्वेश्चन है, नेपोलियन का इटली एवं जर्मनी के देशों में किस नाम से सम्मान था? दोस्तों नेपोलियन जो था उसे इटली और जर्मनी में क्रांति का अग्रदूत कहा जाता था। और ये मेरा 51वां क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के समय जर्मनी 300 छोटे छोटे भागों में बटा था। जो जर्मनी था वो 300 छोटे छोटे भागों में बटा था। दोस्तों ये मेरा 52वां क्वेश्चन है, इंग्लैंड में संसदीय सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका भी आंसर हो जाएगा 1832 ईस्वी में। इस तरह से दोस्तों जो फ्रांस की क्रांति थी वो एक कह सकते हैं कि वो एक मध्यवर्गीय क्रांति थी। और इसी के साथ अब मेरा ये वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आएगा और इसके लिए एक लाइक ज़रूर आप दीजिएगा। थैंक यू।